डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें मैं आप सभी को मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन कैसे बनता है इसको समझाने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है। देखो, यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। उसमें से पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम जानेंगे ये तीनों एक एक करके कि क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन से। तो देखो, ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो मल्पीगियन बॉडी में होता है, मल्पीगियन कैप्सूल के अंदर में होता है, जो कि एक बायोलॉजिकल फिल्टर के रूप में काम करता है। मल्पीगियन बॉडी जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है बोमन कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस। देख लेते हैं हम लोग डायग्राम के अंदर में। देखिए यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम दिखा दिया गया है। यहाँ पर आपको एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मैंने आप सभी को कल के क्लास में ही बताया था कि नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट होता है वहां पर जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ओके, तो ये हो गया आपका बोमेन कैप्सूल। और इसके बीच में मतलब इसके अंदर में देखोगे आप लोग कि बहुत सारा जो है आपका ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है, बंडल रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। ओके, तो ये दोनों चीजें मिलकर के ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलकर कहलाते हैं मल्पीगियन कैप्सूल। और देखो ध्यान दो, ये जो ग्लोमेरुलस है इसका दो ठो इंड पॉइंट होता है। तो दोनों जो इंड है, ठीक है, इसका दो ठो जो छोर है वो दोनों जो है दो ठो कैपिलरीज यानी कि दो ठो नलियां होती है। एक को बोलते हैं हम लोग एफरेंट आर्टिकल, दूसरे को बोलते हैं इफरेंट आर्टिकल। तो ये रहा मल्पीगियन कैप्सूल का स्ट्रक्चर। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो, ब्लड जो है वो किडनी से फ्लो करता है ग्लोमेरुलस के कैपिलरी से होते हुए, ठीक है, जहां की ब्लड प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। और इस वजह से जो है ये एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन को करवा पाता है। देखो, ब्लड का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन और रीनल कैपिलरीज के अंदर में मौजूद अपोजिंग प्रेशर के तुलना में हमेशा ही ज्यादा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अवेलेबल नेट फिल्टरिंग फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखो कि कैप्सूल के अंदर में जो फ्लूइड होता है वो जो है, जो कि इस प्रोसेस से प्राप्त होता है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस कैप्सूल के अंदर में वो फ्लूइड जो कि इस प्रोसेस से प्राप्त होता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ध्यान देते हैं कि ये होता क्या है, कितना है। तो ये जो है आदमी मतलब मैन में जो है 125 ml पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट के अंदर में जो है 125 ml जो है आपका फिल्टर होता है। 24 घंटे के अंदर में अगर बात करेंगे तो ये जो है हम लोग बता सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो वॉल्यूम होता है वो 170 से 180 लीटर होता है, यानी कि इतना जो है आपका फिल्टर होता है। ठीक है, तो ये रहा पहला स्टेप, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो इसको करवाने में कौन हेल्प करता है ये आपने समझा। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर साफ साफ पॉइंट्स वाइज बता दिया गया है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपका यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेक प्लेस करता है, मतलब घटित होता है। और रीअब्जॉर्प्शन मतलब यूजफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो जो है आपका डिफरेंशियल होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखो। अभी देखो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वाइटामिन हो गए, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपका पानी के अंदर में डिजोल्व स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज है, सोडियम है, कैल्शियम है, चूंकि ये यूजफुल होते हैं इस वजह से जो है इनको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर जाता है बहुत ही अधिक क्वांटिटी में। इसके अलावा बात करेंगे तो कुछ और भी सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो ये तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो इनको जो है आपका कम मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। देखना, एक बार ध्यान देना, जो हमारे लिए यूजफुल थे यानी ग्लूकोज, सोडियम और कैल्शियम वगैरह,
तो इन सबको हमने एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया था बहुत ही लार्ज अमाउंट में, जबकि दूसरे पदार्थ जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड हैं, इन सबको भी रीएब्जॉर्ब किया गया है, बट पहली बात तो स्मॉल क्वांटिटीज में, और दूसरी बात की सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि पेसिव रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा। और दूसरे सबस्टांसेस जैसे कि क्रिएटिनिन है, तो ये जो है आपके अब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, यानी कि इनका जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो आपने देखा कि यूजफुल जो सबस्टांसेस उनको एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया गया है, जो हमारे लिए उतने यूजफुल नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है, उनको जो है लेस अमाउंट में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा रीअब्जॉर्ब किया गया। और क्रिएटिनिन जैसे जो कि पदार्थ होते हैं उनको जो है एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, उनको जो है चूंकि ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। ओके, तो ये आप सभी को जो है ध्यान में रखना है। देखो अब इसके बाद बताया जा रहा है कि प्रॉक्सिमल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो जो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर, ग्लूकोज, सोडियम फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन के लिए। और जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इंटर करते हैं तो यूरिन जो है वो आपका एक सोडियम के, देखो यहाँ पे सोडियम के एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वाटर के जो है पेसिव ट्रांसपोर्ट के वजह से, या कह सकते हैं कि सोडियम के एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वाटर के पेसिव ट्रांसपोर्ट के कारण ये जो यूरिन होता है ये अपने आसपास के टिश्यूज फ्लूइड के तुलना में जो है आइसोटोनिक बन जाता है। ठीक है, और जैसे यूरिन जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पास करता है, ये जो है एक बार फिर से हाइपरटोनिक बन जाता है। किसके द्वारा बन जाता है हाइपरटोनिक? तो ये जो है आपका एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर में वाटर के ऑस्मोटिक रीअब्जॉर्प्शन के कारण जो है हाइपरटोनिक बन जाता है जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर में पास करता है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखो। आगे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से जो यूरिन बनता है वो जो है उसके अंदर में जो है 96% वाटर होते हैं और 2% यूरिया होता है और 2% दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यूरिन बनता है उसमें 96% पानी होता है, 2% यूरिया और 2% दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने देख लिया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब लास्ट और थर्ड स्टेप बच गया है, वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया है कि ये जो है आपका फाइनल स्टेप होता है यूरिन के फॉर्मेशन में, जिसमें कि ट्यूब्यूल के जो वॉल होते हैं वो एक्टिवली जो एडिशनल वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जिनको कि हमें फिल्टर ब्लड से जो है फिल्टर करके बाहर निकालने की जरूरत होती है, तो उनको जो है ये ट्यूब्यूल के वॉल क्या करते हैं कि एक्टिवली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ट्यूब्यूल के जो वॉल हैं वो खुद ही सिक्रीट कर रहे हैं, इसीलिए तो इसको बोला जा रहा है कि ट्यूब्यूलर ये सिक्रीशन है। ठीक है, चलो, तो ये 3 स्टेप में जो है ये जो आपका ये एक सेकेंड सॉरी, ये जो यूरिन है वो आपका अब बन चुका है, जिसमें कि 96% वाटर और 2% यूरिया और 2% दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर यूरिन कैसे बनता है आपने देख लिया। अब यहाँ से बनने के बाद से क्या होगा, ये जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के इकट्ठा होगा, वहां से जो है इकट्ठा करने में, तो उससे होते हुए जो है ये जाकर चला जाएगा ब्लैडर तक। ठीक है, अब देखते हैं रीनल फेलियर क्या होता है। तो रीनल फेलियर का हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं, द रिडक्शन इन the ability of the kidney to filter waste products from the blood and excrete them in the urine is called as renal failure। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी का जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का जो एबिलिटी होता है उसमें कमी हो जाना, ठीक है, और यूरिन को जो है सही से एक्सक्रीट नहीं कर पाना ही कहलाता है रीनल फेलियर। अब देखो ये किसके कारण हो सकता है, ये जो है आपका इंजेक्शन की वजह से, किसी एक इंजेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर जो है ऑर्गन के यानी किडनी है उस ऑर्गन के अंदर में इंजरी होता है तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो है बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर हाई ब्लड शुगर की वजह से भी हो सकता है, साथ ही रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, अगर रीनल फेल्यूर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या चीजें हो सकती हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वाटर बैलेंस होता है उसका रेगुलेशन में
दिक्कत हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, सॉल्ट बैलेंस में दिक्कत हो सकता है, या फिर जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी दिक्कत हो सकता है। ये जो है आपका इम्पेयर्ड हो सकते हैं अगर किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर मतलब रीनल फेलियर, दोनों का बात एक ही होता है, ठीक है। अब ये जो किडनी फेलियर है इसकी वजह से जो है यूरेमिया भी हो जाता है, जिसमें कि यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, और दूसरे जो केमिकल डिस्टरबेंस होते हैं वो भी जो है इनमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब ब्लड और टिश्यूज में जो है देखने को मिल जाते हैं। और ये जो है बहुत सारे डिसऑर्डर और सिम्टम्स को जो है क्रिएट करता है, लीड करता है। तो ये आपने देखा कि रीनल फेलियर जो है क्या होता है और इसकी वजह से किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे बातें आपको समझ में आ गया है। अब देखो इसका इसका उपाय क्या है, इसका ओनली जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है किडनी फेलियर का, और वो जो है ये है कि जो पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर का या फिर रीनल फेलियर का, उनको जो है एक किडनी को जो है मैच कराया जाए और फिर ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, तो ये इसका जो है एकमात्र सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर डैमेज किडनी को जो है हम लोग मैचिंग किडनी से रिप्लेस कर देते हैं एक किसी हेल्दी डोनर के द्वारा, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। या फिर एक दूसरा जो देखो, अगर सुटेबल मैचिंग किडनी डोनर जो है इमीडिएटली नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उस पेशेंट को एक डायलिसिस के अंदर में रखा जाता है, जहां पर मतलब एक डायलिसिस करने का मतलब कि देखो डायलिसिस के अंदर में जो उसको रेगुलर इंटरवल पर बार बार लेके जाने की जरूरत होती है। और देखो डायलिसिस में होता क्या है, तो डायलिसिस प्रोसेस के अंदर में होता ये है कि ब्लड को जो है एक डायलिसिस मशीन से पास किया जाता है, जो कि किडनी का जो काम करने का तरीका होता है सेम सेम वैसा ही काम करता है, यानी कि जो है ये ब्लड को क्लीन करता है और टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि किडनी अगर फेल हो जाता है तो उसका एकमात्र सोल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट। और जब तक एक मैचिंग हेल्दी किडनी नहीं मिल पाता है, तब तक जो है उसको उस पेशेंट को जरूरत होता है कि उसको जो है डायलिसिस के सहारे अभी काम चलाया जाए, यानी कि जो है डायलिसिस मशीन का यूज करके उसके ब्लड को जो है बार बार फिल्टर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है कि ब्लड कैसे बनता है, ब्लड को बनाने का जो मैकेनिज्म है उसमें जो 3 स्टेप होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस कंडीशन में होता है, क्यों होता है, और फिर अगर रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर किसी एक हेल्दी डोनर से जो है मैचिंग किडनी नहीं मिल पाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, डायलिसिस क्या होता है, और डायलिसिस रेगुलर इंटरवल पे लेना चाहिए, क्यों, ये सब आपको जो है समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ ऐसा। अब इसके बाद से जो है पेन पेपर टेस्ट आप लोग ट्रेंड बना लीजिएगा। इसमें जो है करीबन 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे दे दिया हुआ है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। सो एक सेकेंड, चलो सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है, हो सकता है कि आपको दिक्कत हुआ हो, तो मैं अभी जो है आप लोगों को वो हो सकता है कि आपको जो है क्वेश्चन सही से नहीं दिखा है, तो चलिए मैं आप सभी को जो है क्वेश्चन सही से दिखा देता हूँ। ओके, चलो तो आपको जो है क्वेश्चन में फिर से सही से दिखा देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन तो सही से देख पा रहे हो, ऊपर में अगर नहीं दिख रहा था तो ऊपर में भी आप लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। ऊपर में देखो, यहाँ पे आप लोग जो है ऊपर में देख सकते हैं, हाउ डज एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ये आपका जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखा है तो ऊपर में यही लिखा हुआ है कि द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर किडनी फेलियर इज, ठीक है। हो सकता है कि जिसमें नहीं दिख रहा था मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखा दिया। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में जा करके आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। आपका आपका जो है रिप्लाई किया जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो अगेन थैंक यू वेरी मच।